देखिए बेटा, आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों को नजर आ रहा है? अच्छा ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा हम पढ़ेंगे। सबको नजर आ रहा है? देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ग्रेविटी का, अर्थ का। अर्थ के अंदर जब हम किसी एक पार्टिकल को मूव करते हैं पोजीशन के एतबार से, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। फॉर एग्जांपल, एक ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब मैं किसी हाइट एज के ऊपर ले जाऊंगा तो ये खुद ब खुद नहीं जाएगा, इसके ऊपर मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ। जब मैं इसको फील्ड के अगेंस्ट लेके जाऊंगा तो मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब वो जो वर्क मैं करूंगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिंपली किसके बराबर होती है? जितना हम वर्क डन करेंगे। फर्ज करो मैंने इसको यहाँ से उठाया, इस ऑब्जेक्ट तक ले आया, तो कितनी हाइट तक लेके आया? एज हाइट तक। फॉर एग्जांपल, कि मैं अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट को, ये कोई ऑब्जेक्ट है मास m, इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, और इस जगह पे, इस पॉइंट पे जाके, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? एज डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। एज डिस्टेंस ट्रेवल है। और आपने फोर्स कितनी लगाई है? आपने फोर्स लगाई है ऊपर की तरफ, और वो जो फोर्स है वो आपने एग्जैक्टली वेट के बराबर लगाई है। वेट के इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जाएगा स्टेडी स्पीड के साथ। एटलीस्ट आपको वेट के इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो बेटा बराबर होती है mg के। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चला गया है, एक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो मैंने बोला कि इसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आ जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में फर्क होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस एज है, इनके दरमियान में पोजीशन में फर्क है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर होती है जितना वर्क डन किया जाता है। जितना वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब वर्क डन किसके बराबर होता है? वो होता है एफ डी कॉस थीटा, सिंपली एफ डी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे हम फोर्स को क्या कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। मतलब कांस्टेंट के बगैर ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। हम अज्यूम कर रहे हैं कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, इस वजह से हमने एफ टी कॉस थीटा लिख दिया। और मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखूंगा एफ की जगह पे वेट की फोर्स, और वो बेटा होगी एम जी। डी डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? एच डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कॉस ऑफ थीटा। थीटा फोर्स किस तरफ लगाई गई? ऊपर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हुआ? ऊपर की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, और काज क्या हो गया? जीरो। काज जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी एम जी एच के।
कि अगर मैं एज डिस्टेंस के ऊपर उसको मूव करता हूँ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इतना फर्क आएगा। लेकिन ये चीज तब है जब फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। मतलब मैं कह सकता हूँ फॉर कांस्टेंट फोर्स, कि हमने कांस्टेंट फोर्स कंसिडर किया है। कांस्टेंट फोर्स के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये है। लेकिन अगर फर्ज करें कि पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है और फोर्स कांस्टेंट ना रहे, फोर्स वेरिएबल हो, तो इस केस के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आज हम सीखेंगे। आज का जो हमारा आर्टिकल है, जो हमने आज सीखना है, वो ये है कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो फिर हम वर्क डन जो है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। रियलिटी के अंदर ये जो फोर्स होती है, ये अर्थ के नजदीक नजदीक डिस्टेंस अगर मैं ये कंसिडर करूँ ना, अर्थ के नजदीक नजदीक ये अर्थ है, बहुत बड़ी अर्थ है और अर्थ से करीब करीब ये डिस्टेंस है। इस वजह से हम यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस अर्थ से मैं बहुत दूर ले जाऊं ऑब्जेक्ट को, फोर्स लगाते लगाते दूर ले जाऊं, उसके बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मतलब अर्थ से आप बहुत दूर जाते जाएं, तो फिर इस दौरान फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। मैं टोटल अगर वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूँ या टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि कितना चेंज आया है, तो वो आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। उस दौरान के अंदर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी, फोर्स वेरिएबल हो जाएगी। तो ये सिंपल सा आंसर आप नहीं बता सकते पोटेंशियल एनर्जी का जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। तो रियलिटी के अंदर जब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करता हूँ तो फोर्स जो होती है बेटा वो वेरिएबल होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं फोर्स की वैल्यू, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम होती जाती है। कैसे कम होती जाती है, किस मकदार से कम होती है, तो F बराबर होता है कैपिटल जी स्मॉल एम एंड कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल एम मास है ऑब्जेक्ट का, ये कैपिटल एम मास है अर्थ का। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये मास है कैपिटल एम और ये एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका स्मॉल मास है एम। इसको मैं मूव करता हूँ ऊपर की तरफ, ये अर्थ का मास है और ये एक छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट का मास है। इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। इतनी फोर्स मतलब कम अज कम इतनी फोर्स, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से ये जो अर्थ है, ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसकी अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये इसके अट्रैक्शन से थोड़ा बाहर निकल सके और ऊपर की तरफ मूव कर सके। तो इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब ये जो अर्थ है, अर्थ का जो रेडियस है बेटा वो कैपिटल आर है, या इस तरफ भी कैपिटल आर है। तो इस पॉइंट के ऊपर एट द सरफेस जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर स्क्वायर होगा और मैं स्मॉल एम को इस साइड पे कर देता हूँ। तो ये बेटा ये जो वैल्यू होती है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये जी है और ये एम है, हम इसे एम जी लिखा करते हैं। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन था? जी जी। अच्छा एक मिनट, वो लेट क्यों आई है? अच्छा अच्छा, डिस्कनेक्ट क्यों हुई थी? अच्छा चले मैं, ठीक है मैंने कनेक्ट कर दिया उसको, अब डिस्कनेक्ट ना होइएगा। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है और ये एम जी है, ये फोर्स
वेरी करती रहेगी अगर ये जी की वैल्यू वेरी करती रहे। और ये जी की वैल्यू असल में है क्या? ये स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये बराबर है कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ये वैल्यू तो सारी कांस्टेंट्स हैं, और सारी कांस्टेंट्स होने से आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। कैपिटल जी की वैल्यू पुट करें 6.67 into 10 raised to power minus 12। कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ पुट करें, अर्थ का कितना मास है, और रेडियस पुट करें कि अर्थ का कितना रेडियस है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे अर्थ की कांस्टेंट्स की, तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू यहाँ से आती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, तो ऊपर जाने से ये जो कैपिटल आर है ये चेंज हो जाता है। कैपिटल आर की बजाय हम डिस्टेंस जो है कैपिटल आर प्लस सम डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये कोई एज डिस्टेंस कह लें, तो कैपिटल आर की बजाय तो जी की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस एज होल स्क्वायर इसके बराबर होती है। क्योंकि नीचे पड़ा हुआ डिनोमिनेटर के अंदर पड़ा हुआ नंबर बढ़ जाएगा एज की वजह से, तो एज बढ़ने की वजह से ये जो आंसर है पहले से छोटा होता जाएगा। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी। जी की वैल्यू कम होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो सारी बातों का यहाँ पे जो भी बातें मैंने समझाई हैं उसका मतलब ये है कि अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत ऊपर जाते हैं, इफ वी मूव in gravitational field force will be variable। फोर्स बेटा वेरिएबल होगी। अब फोर्स तो वेरिएबल है, तो इसके लिए फिर हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कांस्टेंट फोर्स के लिए तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो वेरिएबल के लिए कैसे करेंगे? चले हम वेरिएबल का तरीकाकार देखते हैं कि कैसे करेंगे। इसको मैं रेस कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और उसके बाद जैसे भी मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा तो फिर आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अगर वेरिएबल होगी है तो मुझे तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल कि ये अर्थ है, और अर्थ से मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, और इतना ऊपर चले गए हैं कि यहाँ पे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चले गए हैं। यानी कि कितने डिस्टेंस पे चले गए हैं? अनडिफाइंड, बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं, और इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर जाके जो लगने वाली फोर्स होगी, जो फोर्स की वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जीरो हो जाएगी। यानी कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो अर्थ से दूर होते जाते हैं, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होती जाती है, अट्रैक्शन की फोर्स कम होती जाती है। और एक खास हद के बाद, एक खास पॉइंट के बाद जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो लगने वाली फोर्स जीरो हो जाएगी। उस पॉइंट को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, और उसको हमने इन्फिनिटी कहा है। और जहाँ पे ग्रेविटेशनल पॉइंट, जहाँ पे फोर्स जीरो हो जाए, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी असल में वर्क डन है, और वर्क डन बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। और फोर्स से जीरो हो जाएगी तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, और वर्क डन अगर उस पॉइंट पे जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर जीरो हो जाएगा, तो उसके लिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा वो भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन फोर्स जो है वो एक स्टेप के अंदर जीरो नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता जीरो होती गई है, और कम होती 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 जो फोर्स है वो जीरो हो गई है।
थ्रू आउट पूरे पाथ के अंदर इस अर्थ की सरफेस से लेके इस पॉइंट तक जाते हुए तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो फिर इसका क्या हल निकालेंगे वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए? आप जानते हैं कि इसका वर्क डन, ऐसे वर्क डन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसके पाथ बनाएंगे, स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर लेंगे। फर्ज करें कि मैं इसको पैचेस के अंदर डिवाइड, अब आप जानते हैं कि पैचेस के अंदर क्यों डिवाइड करेंगे। पैचेस के अंदर डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि पैचेस इतने छोटे हों कि दो पैच के दरमियान में फोर्स तकरीबन क्या लगे, कांस्टेंट लगे। तो अज्यूम करेंगे कि दो पैचेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, तो जो छोटा पैच हम कंसीडर करेंगे उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी बट वो कांस्टेंट होगी। आप इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट है, और इसी तरह हम चलते जाएंगे और आखिर में जाके जो आखिरी जो पॉइंट है फर्ज करें कि उसको हम आर एन कह देते हैं। ठीक है, इसको R1 कह देते हैं। R1 कहने का मतलब ये है कि इसका अर्थ की सरफेस से जो डिस्टेंस है, वन वाले का अर्थ की सरफेस से जो बेटा डिस्टेंस है वो R1 है। टू वाले का जो डिस्टेंस है उसको हम R2 कहेंगे, अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से। और जो R3 है बेटा, थ्री वाला पॉइंट, वो R3 है और अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो R3 है। ये 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स एंड सो ऑन, हमने एन नंबर ऑफ पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पैच देखें, 1 और 2 के दरमियान में हमें फर्स्ट पैच नजर आता है, फिर दूसरा पैच 2 और 3 के दरमियान में नजर आता है। तो ये जो पैच है 1 और 3 के दरमियान में, इसको बहुत कम होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि डेल्टा आर अगर छोटा होगा, डेल्टा आर को वेरी स्मॉल होना चाहिए। ये 1 और 2 के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा बेटा, इसको डेल्टा आर कहेंगे, इसको डेल्टा आर कहेंगे। 1 और 2 के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इनके आपस में जो डिफरेंस है, फर्ज करें अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है। तो जो इनके आपस में जो डिस्टेंस होगा, इनमें डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा? 20 में से 10 को माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास 10 आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे आप इसको और वैल्यू भी दे सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक 11 समझ लें और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 12 समझ लें। तो ये जो डेल्टा आर होगा बेटा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, 1 कैसे आएगा? 12 माइनस 11, ऊपर वाले का डिस्टेंस 12 है, नीचे वाले का डिस्टेंस 11 है, दोनों को माइनस करेंगे, इनके दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा, वो डेल्टा आर है। डेल्टा आर को वेरी स्मॉल होना चाहिए। अगर डेल्टा आर बहुत छोटा होगा तो तब हमें फायदा क्या होगा? तो हमें फायदा ये होगा कि फोर्स जो होगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए तो हमें इसका क्या फायदा है? हमें इसका फायदा यह है कि हम वर्क डन के लिए फार्मूला एफ डी कॉस थीटा यूज कर सकते हैं।
जी बेटा, यहाँ तक सबको समझ आ गई? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। और बात ये है कि अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है तमाम पैचेस का अलहदा अलहदा। 1 से 2 तक का अलहदा कैलकुलेट करेंगे, 2 से 3 तक का अलहदा कैलकुलेट करेंगे, 3 से 4 तक का अलहदा कैलकुलेट करेंगे, एंड देन सो ऑन। तमाम पैचेस का वर्क डन अलहदा कैलकुलेट करेंगे, हर एक के लिए अलहदा अलहदा फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद हम इन सबको सम अप कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और वही हमारा वर्क डन होगा। और वर्क डन आने का फायदा क्या होगा? वर्क डन अगर हमें मिल जाएगा तो वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, या फिर हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी से हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा, तो हम ये चीज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इसका सीक्वेंस है। चलें बेटा, सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। जो चेंज इन वर्क डन है, या जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 के दरमियान। आप इसको 1 भी कह सकते हैं, आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। मैंने 1 से 2 दिखाया है। ये बराबर होगा बेटा एफ डॉट डेल्टा आर, मीन्स डेल्टा आर एफ डेल्टा आर एंड कॉस ऑफ थीटा। फोर्स आपने ऊपर की तरफ लगाई है, वर्क डन आपने किया है। वर्क डन आपकी करने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो जितना वर्क डन आपने किया है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो थीटा जो होगा बेटा, वो थीटा 0 के बराबर होगा। फोर्स ऊपर की तरफ लगी है और जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो भी ऊपर की तरफ हुआ है। तो ये cos थीटा जो है वो 0 के बराबर हो गया। तो ये आएगा एफ डेल्टा आर, एंड cos ऑफ 0 की वैल्यू बेटा क्या होगी? वो 1 के बराबर होगी। अब यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स है वो पहले वाली है, F1 है। ठीक है, F1 कहने का मतलब है तमाम पैचेस के अंदर फोर्स जो है वो एक जैसी नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि वो फोर्स क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? जो फोर्स होगी बेटा वो बराबर होगी कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल आर यूज किया है। स्मॉल आर का मतलब कोई जनरल आर है, और ये कैपिटल आर नहीं है। अगर मैं कैपिटल आर यूज करूं तो इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है। लेकिन अगर मैं स्मॉल आर यूज करूं तो इसका मतलब ये है कि ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एज हाइट, के कितनी हाइट के ऊपर गया है, वो दोनों ऐड होके स्मॉल आर आएगा। जैसे मैंने लास्ट रिजल्ट के अंदर लिखा था कि जो एफ है वो कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। ये तो सरफेस के ऊपर है, लेकिन अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊं तो कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल आर, आर की जगह पे मैंने एच लिखा था, ऐड किया था। तो ये आर प्लस एच जो है इसको मिला के क्या कह देते हैं? स्मॉल आर कह देते हैं इसको मिला के। ठीक है, स्मॉल आर को आर प्लस एच, या आर प्लस एच को स्मॉल आर कहते हैं। तो ये तो फोर्स की वैल्यू है। अब ये फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा आर बताएं बेटा क्या होगा? जो फोर्स की वैल्यू है वो तो बराबर आ जाएगी कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और डेल्टा आर बेटा क्या होगा? जो डेल्टा आर की वैल्यू है वो होगी R2 माइनस R1। R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो वो
डेल्टा आर आ जाएगा। तो ये वर्क डन है, चेंज इन वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम मास है उस ऑब्जेक्ट का, एंड कैपिटल एम मास है अर्थ का, और साथ में R2 स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड R2 माइनस R1। अब मुझे यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है। अब आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? जो स्मॉल आर है, जो हमने जनरल आर लिखा है, वो आर इन दोनों का मिड पॉइंट है, वो ये जनरल आर है, और वो इनके दरमियान का मिड पॉइंट है, और वो है बेटा स्मॉल आर। 1 और 2 का मीन लेंगे, वो स्मॉल आर होगा। इसी तरह जब हम पैच कंसीडर करेंगे 2 से 3 तक, तो फिर स्मॉल आर क्या होगा? 2 और 3 का जो मीन होगा, 2 और 3 का जो मीन है वो स्मॉल आर होगा। और इसी तरह जब मैं 3 से 4 का पैच कंसीडर करूंगा, तो 3 और 4 का जो मीन होगा वो स्मॉल आर होगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की मुझे वैल्यू चाहिए। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मेरे पास एक इक्वेशन है, और वो ये है कि जो डेल्टा आर है वो किसके बराबर है? R2 माइनस R1। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे पास कैपिटल स्मॉल आर बराबर है R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, इसके बराबर है। ऐसे क्योंकि ये हमने मीन कंसीडर किया है, जो स्मॉल आर है वो R1 प्लस R2 दोनों का मीन है। तो इस वजह से मैंने दोनों को ऐड किया है और 2 पे डिवाइड किया है। ये स्मॉल आर की वैल्यू है और ये डेल्टा आर की वैल्यू है। अब मैंने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करें? इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन 1 को जरा सा चेंज करें, पहले इक्वेशन 1 को चेंज करें, और वहां से R1 बराबर होगा R2 माइनस डेल्टा। आप R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। जो स्मॉल r होगा, R1 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? R2 माइनस डेल्टा आर, R2 माइनस डेल्टा आर प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये R2 और ये R2 बेटा किसके बराबर हो जाएंगे? 2R2 माइनस डेल्टा आर एंड डिवाइड बाई 2। ये 2 इसके साथ सेपरेट हो जाएगा, इसके साथ सेपरेट हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा R2 माइनस डेल्टा आर बाई 2। और ये स्मॉल आर है, मुझे स्मॉल आर नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? आर का स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर ले लेता हूँ दोनों तरफ। तो जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये आएगा आर स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab। ए क्या है बेटा? R2, और ए बी क्या है? वो डेल्टा आर बाय 2 है। तो 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा R2 का स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी डेल्टा का स्क्वायर होगा तो वो टर्म जीरो हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। जैसे हमने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके अंदर डेल्टा पी और डेल्टा वी दो टर्म्स आई थी, और हमने उसको कैंसिल कर दिया था। डेल्टा वी या डेल्टा पी का स्क्वायर भी आएगा तो भी उसको हमने निगलेक्ट करना है। इसी तरह यहाँ पे डेल्टा आर का स्क्वायर आ गया है, क्योंकि डेल्टा आर वेरी स्मॉल है, स्क्वायर लेंगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस R2 इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर की वैल्यू तो ये है R2 माइनस R1। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, इसको जरा मल्टीप्लाई कर दें। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये भी R2 का स्क्वायर है, ये भी R2 का स्क्वायर है। फिर ये माइनस माइनस प्लस R1 एंड R2, ये माइनस और ये भी माइनस, के दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से R स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा? R1 मल्टीप्लाई बाय R2। तो मैं यहाँ पे
R2 की जगह पे लिखूंगा कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल r की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, R1 एंड R2, और ये R2 माइनस R1 वैसे का वैसे। इसको इसके साथ जरा डिवाइड कर दें, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड होगा, तो कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M इंटू R2 डिवाइड बाई R1 R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 R2। कुछ चीजें कैंसिल हो गई हैं, R2 R2 से कैंसिल हो गया और R1 R1 से कैंसिल हो गया, तो जो कैपिटल G है वो बराबर होगा स्मॉल m कैपिटल M इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ठीक है, और ये वर्क डन है 1 to 2। अब ये वर्क डन इतना सिंप्लीफाई हो चुका है कि आप इससे एग्जैक्ट अगला खुद ब खुद बता सकते हैं। मैं लिखता हूं 2 से 3। अब आपने इसको गौर से देखना है कि इनमें फर्क क्या है। 1 है तो इधर R1 पहले है, इधर 2 है तो इधर R2 बाद में है। तो अगर 2 3 कर दूंगा, ये तो कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहेगा। फर्क क्या आएगा, 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। ठीक है, सिमिलरली आप वर्क डन लिख सकते हैं 3 से 4 का, खुद ब खुद बताएं। स्मॉल जी कैपिटल M कैपिटल जी, और ये आ जाएगा 1 ओवर, शुरू कहाँ से हो रहा है R3 से, माइनस खत्म कहाँ पे हो रहा है R4 पे, 1 ओवर R4। इसी तरह चलते जाएं, आखिरी हम मैं लिखता हूं, तो वर्क डन बराबर होगा, लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो कौन से वाला होगा, वो